नमस्कार दोस्तों। भारत में संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम लोग कई एक्टों को पढ़ चुके थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने 1813 के चार्टर एक्ट को पढ़ा था। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम 1833 के चार्टर एक्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट का पहला बिंदु क्या था? 1833 के चार्टर एक्ट का पहला बिंदु यह था कि इस एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। देखिए, चलिए थोड़ा सा पहले के एक्टों में चलते हैं। 1793 का एक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल को 20 वर्ष बढ़ाया गया था, यानी 1813 तक के लिए। और फिर 1813 में चार्टर एक्ट आया और उसमें फिर 20 वर्ष बढ़ा दिया गया था कंपनी के शासनकाल को 1833 तक, और 1833 में फिर 20 वर्ष बढ़ा दिया गया 1853 तक, और 1853 में फिर एक चार्टर एक्ट आएगा। इसी प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के शासनकाल जो थे वो प्रत्येक बार 20-20 वर्ष करके बढ़ते रहे। तो 1833 के चार्टर एक्ट का पहला बिंदु कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल को इस एक्ट में 20 वर्ष बढ़ा दिया गया, पहली बात। अब देखिए दूसरी बात को जानने से पहले हम 1833 के चार्टर एक्ट के ठीक पहले के एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट में जाना चाहेंगे। हमने 1813 के चार्टर एक्ट में बताया था कि इस एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, चाय और चीन को छोड़ करके। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अब सभी कंपनियां भारत में व्यापार कर सकती थी। बस दो बाउंडेशन थे, एक तो चाय का व्यापार नहीं कर सकती थी कोई भी कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ करके, और चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अभी दो चाय और चीन का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा था। किस एक्ट में? 1813 के चार्टर एक्ट में। लेकिन यहां पर क्या होता है? 1833 के चार्टर एक्ट में जो दूसरा बिंदु है वो ये है कि इस एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, इसका मतलब यह है कि चाय और चीन का जो बाउंडेशन था वो भी समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भारत और अन्य जहां भी व्यापार करना चाहे कर सकती थी, और किसी भी वस्तु का व्यापार कर सकती थी। चाय का भी कर सकती थी और चीन के साथ भी व्यापार कर सकती थी। यानी यहां से दो प्रश्न बनकर के आते हैं। एक तो 1813 के चार्टर एक्ट से बनता है कि किस एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, चाय और चीन को छोड़ करके। तो वो था 1813 का चार्टर एक्ट। और एक प्रश्न यहां से बनता है 1833 के चार्टर एक्ट से कि वो कौन सा एक्ट था जिस एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। यानी यहां पर पूरी तरीके से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो वो था 1833 का चार्टर एक्ट। तो ये दो बिंदु जो है 1833 के चार्टर एक्ट के संबंध में हो गए। अब देखिए तीसरा बिंदु जानते हैं। इस एक्ट में क्या किया गया? इस एक्ट में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और वर्ग के आधार पर जो सरकारी चयन में भेदभाव होता था उसको समाप्त कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट बिंदु है कि इस एक्ट में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और वर्ग के आधार पर जो सरकारी चयन में भेदभाव हो रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये तीन बिंदु 1833 के चार्टर एक्ट के हो गए। अब देखिए जानते हैं चौथे बिंदु के बारे में। चौथे बिंदु को जानने से पहले हम फिर पुराने एक्टों की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहले एक्ट की तरफ चलते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ाया हुआ था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक बिंदु हमने बताया था कि इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और एक बात बताई हुई थी कि इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी भी कर दी गई थी। यानी क्या होता था? पहले 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। प्रत्येक प्रेसिडेंसी के अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें यह किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर होता था उसको बंगाल का गवर्नर न कह के बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया, और उस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए थे मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी। और इसी क्रम में बताया हुआ था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो वारेन हेस्टिंग्स हुआ था।
तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जब वारेन हेस्टिंग्स था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर अगर आपसे पूछा जाता है तब भी वारेन हेस्टिंग्स होगा, क्योंकि जिस समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था उसी समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसी वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो दो प्रश्न, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अब आते हैं इस एक्ट की ओर, 1833 के चार्टर एक्ट की ओर। 1773 में तो यह प्रावधान कर दिया गया था, अब 1833 की ओर आते हैं। 1833 में क्या किया गया, अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल है, तो अब इसी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं कहलाएगा, अब ये भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और इसी क्रम में भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को पहला भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो यहां से भी दो प्रश्न हो गए। देखिए, जिस समय 1833 का चार्टर एक्ट आ रहा है उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, ध्यान रखेंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और यही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट में। इसका मतलब यह हुआ कि जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वो यही लॉर्ड विलियम बेंटिंक होगा और भारत का पहला गवर्नर जनरल भी यही लॉर्ड विलियम बेंटिंक होगा। तो दो प्रश्न यहां से निकल करके आ गए, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और दो प्रश्न बनते थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, वो हम बता चुके। तो ये तथ्य हो गए 1833 के चार्टर एक्ट के संबंध में। अब देखिए अगला बिंदु जानते हैं। अगले बिंदु को जानने से पहले हम फिर पुराने एक्टों की ओर चलते हैं। देखिए किस एक्ट की ओर चलते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की ओर चलते हैं, जो पहला एक्ट बताया था। उस एक्ट में हमने बताया हुआ था कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और इस बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था और ये जो 4 सदस्य होते थे कुल मिला के 5 हो जाते थे और यही 5 जो है किसी की बिल को पास करने में अपना मत देते थे। तो 3 मत जिस किसी के पक्ष में हो जाते थे वही बिल पास हो जाता था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 1773 की बात हो गई। 1784 का जो एक्ट आया हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें बताया था हमने कि इसी बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्ति को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया था। और शक्ति को थोड़ा और बढ़ाने का मतलब यह था कि जो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद होती थी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, इसमें 4 की जगह अब 3 सदस्य कर दिए गए थे। तो अब बंगाल का गवर्नर जनरल और 3 सदस्य कुल मिला के 4 हो जाते थे और 4 में से 2 जिसके पक्ष में होते थे, यानी गवर्नर जनरल के पक्ष में केवल 1 सदस्य, अगर गवर्नर जनरल के पक्ष में केवल 1 सदस्य हो जाता था तो वो बिल पास हो जाता था। यानी कहने का मतलब यह है गवर्नर जनरल की शक्ति अब थोड़ी सी बढ़ गई थी। कहां पर, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। अब इस एक्ट की ओर आते हैं वापस 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या किया गया, जो ये 3 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद थी इसमें एक विधि सदस्य जोड़ दिया गया। विधि सदस्य मतलब कानूनी सदस्य, जो कानूनी राय अपनी देता था, जो कानून का जानकार होता था, एक विधि सदस्य जोड़ दिया गया। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यह विधि सदस्य केवल गवर्नर जनरल को अपनी राय दे सकता था, अपना निर्णय थोप नहीं सकता था। यानी केवल अपनी राय दे दी, गवर्नर जनरल उसकी राय को माने या ना माने वो गवर्नर जनरल के ऊपर है। यानी गवर्नर जनरल का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा, जो गवर्नर जनरल निर्णय लेगा वही मान्य होगा, इस विधि सदस्य का निर्णय मान्य नहीं होगा। केवल राय अपनी दे सकता था गवर्नर जनरल को, ठीक है। तो इसी क्रम में जो पहला विधि सदस्य भारत में बनकर के आया वो था लॉर्ड मैकाले। यानी लॉर्ड मैकाले भारत में प्रथम विधि सदस्य के रूप में आया। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रथम विधि सदस्य के रूप में कौन आया, कौन अंग्रेज आया, तो वो था लॉर्ड मैकाले। और एक चीज है कि ये विधि सदस्य जो है वो वोटिंग भी नहीं कर सकता था। यानी कोई बिल अगर पास करना है तो वोट वही करेंगे, एक गवर्नर जनरल और ये 3 सदस्य यानी 4। यानी गवर्नर जनरल को कोई बिल पास करना है तो केवल 1 सदस्य की जरूरत है। एक सदस्य अगर गवर्नर जनरल के पक्ष में वोट दे देता है तो वो बिल पास हो जाएगा। यानी विधि सदस्य अपना वोट नहीं दे सकता था, उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं था।
तो ये तथ्य हो गए 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। अगला तथ्य जानते हैं। देखिए अगला तथ्य क्या था, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो 3 सदस्यीय गवर्नर जनरल और 3 सदस्यीय परिषद सहायता के लिए जो बनाई गई थी उसको राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार दे दिया गया। और क्या किया गया, राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए पूरे भारत के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार इस भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। यानी अब ये भारत का गवर्नर जनरल जो है वो पूरे भारत के लिए एक बजट तैयार करेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी शक्ति जो है गवर्नर जनरल को दे दी गई इस 1833 के चार्टर एक्ट में। और देखिए अगला बिंदु जानते हैं। अगला बिंदु क्या था कि इस एक्ट में भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। यानी कानून को कई वर्गों में विभाजित कर दिया गया, भारतीय कानून का वर्गीकरण कर दिया गया। और इसी क्रम में 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। यानी भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया इसी एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट में। अगला बिंदु जानते हैं। अगला बिंदु क्या था इस एक्ट के बारे में। देखिए इसी 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा को प्रतिबंधित करने की बात की गई कि दास प्रथा के संबंध में एक कानून बनाया जाए और दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया जाए। और इसी क्रम में 1843 में यानी 1833 के चार्टर एक्ट में यह बात कही गई और 10 वर्ष बाद 1843 ईस्वी में एलन बैरो, एक अंग्रेज एलन बैरो के द्वारा दास प्रथा को भारत में समाप्त कर दिया गया। यानी दास प्रथा के विरुद्ध कानून बना दिया गया, सख्त से सख्त कानून दास प्रथा के विरुद्ध। तो इस प्रकार से हमने इन एक्टों के बारे में पढ़ा और कुछ खास बातें जो 1833 के चार्टर एक्ट से संबंधित थी, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी, वो हमने पढ़ ली। अब देखिए आगे कौन सा एक्ट आया, उस एक्ट के बारे में जानते हैं। देखिए आगे जो महत्वपूर्ण एक्ट आया वो था 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो अब जानते हैं 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट की महत्वपूर्ण बातें। तो 1853 के चार्टर एक्ट को जानने से पहले हम फिर से चलते हैं पुराने एक्ट की ओर। जो पहला एक्ट बताया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें हमने बताया था कि कंपनी को चलाने के लिए यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्थाओं का गठन किया गया था। कौन कौन सी थी वो 2 संस्थाएं? एक थी बोर्ड ऑफ प्रोपाइटर्स और एक थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बताया हुआ था। बोर्ड ऑफ प्रोपाइटर्स में कौन लोग होते थे? बोर्ड ऑफ प्रोपाइटर्स में कंपनी के जो निवेशक होते थे वो होते थे, यानी कंपनी के निवेशकों का समूह जो है वो बोर्ड ऑफ प्रोपाइटर्स में होता था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन लोग होते थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो लोग होते थे जिनको बोर्ड ऑफ प्रोपाइटर्स के द्वारा चुना जाता था। और कुल मिला के इसमें 24 सदस्य होते थे, उसमें एक अध्यक्ष होता था और एक उपाध्यक्ष होता था। यह हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ रखा था। अब देखिए उसी से संबंधित है ये 1853 का चार्टर एक्ट, इसका पहला बिंदु। तो इसका पहला बिंदु जो था वो ये था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्यों की संख्या 24 थी पहले, उसको घटा दिया गया इस एक्ट में 1853 के चार्टर एक्ट में। 24 संख्या घटा दी गई, 24 से संख्या कर दी गई 18। यानी अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य ना होकर के अब कितने सदस्य होंगे? अब 18 सदस्य होंगे। तो यह था 1853 के चार्टर एक्ट का पहला बिंदु। दूसरे बिंदु के बारे में जानते हैं। दूसरा बिंदु क्या था? दूसरा बिंदु यह था कि इस एक्ट में यह कहा गया कि अब भारत में अधिकारियों की नियुक्ति हेतु एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी अब भारत में अगर अधिकारियों की नियुक्ति होगी तो एक परीक्षा के माध्यम से होगी। तो एक परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति का जो तैयार किया गया, रूपरेखा जो तैयार की गई, वो तैयार की गई 1853 के चार्टर एक्ट में। और इसी क्रम में जो 1854 में एक समिति का गठन किया गया, उस समिति का नाम था मैकाले समिति। प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन हेतु एक समिति बनाई गई 1854 में। 1853 के एक साल बाद 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। मैकाले समिति का गठन
इसी 1853 के चार्टर एक्ट के आधार पर ही किया गया, क्योंकि इसी एक्ट में यह बात कही गई कि अब भारत में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, जो भी अधिकारियों की नियुक्ति होंगी, वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से ही की जाएंगी। तो इस प्रकार से 1854 में जो है वो मैकाले समिति का गठन किया गया। तो यह था 1853 के चार्टर एक्ट का दूसरा बिंदु। अब जानते हैं तीसरे बिंदु के बारे में। तीसरे बिंदु के बारे में जानने से पहले हम फिर इसके ठीक पहले के एक्ट की ओर जाते हैं, 1833 के चार्टर एक्ट में। 1833 के चार्टर एक्ट में हमने बताया हुआ था कि जो गवर्नर जनरल होता था उसकी सहायता के लिए 3 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद होती थी, और इस कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया था 1833 के चार्टर एक्ट में। लेकिन इस विधि सदस्य को पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे, यह केवल अपनी सलाह दे सकता था गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल इसकी सलाह मानने को बाध्य नहीं था, अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल ही लेता था, और इस विधि सदस्य को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। यानी कोई बिल अगर पास होता है तो 3 सदस्य जो कार्यकारिणी परिषद में है गवर्नर जनरल की, और गवर्नर जनरल यही वोट देंगे। इस विधि सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं था। बस यहां पर क्या किया गया, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दे दिया गया। विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दिया गया, कहने का मतलब यह है कि अब यह जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है उनमें जो सदस्य हैं उन्हीं की भांति यह भी वोट दे सकता था, इसको भी वोट देने का अधिकार था। यानी अब विधि सदस्य और 3 कार्यकारिणी परिषद में सदस्य 4 सदस्य हो गए, और गवर्नर जनरल को मिलाकर के हो गए 5। तो इस प्रकार से यह जो है रूपरेखा तैयार की गई इस 1853 के चार्टर एक्ट में। तो 1853 के चार्टर एक्ट की जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने पढ़ ली। अब जानते हैं अगला जो महत्वपूर्ण एक्ट था 1858 का भारत सरकार अधिनियम, उसके बारे में जानते हैं। देखिए 1858 के भारत सरकार अधिनियम को जानने से पहले थोड़ा सा भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जान लेते हैं 1858 के समय की। तो 1858 के ठीक 1 वर्ष पहले अगर हम चले जाएं तो हम देखेंगे कि 1857 में भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति हो चुकी है, जिसे हम जानते हैं 1857 का महासंग्राम, 1857 की महान क्रांति। इस क्रांति में ब्रिटिश संसद जो थी, जो ब्रिटिश क्राउन था, वो यह देख चुकी थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां थीं उन नीतियों से क्रोधित थे कौन, भारत के लोग, भारत के जो शासक वर्ग थे या जो भारत का मध्यम वर्ग था या भारत का जो उच्च वर्ग था, वो सभी शोषित थे इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली से। तो फिर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद ने क्या सोचा कि अगर यूं ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इसी प्रकार से शासन कार्य करती रही तो एक ना एक दिन जरूर भारत से 1857 की क्रांति से भी बड़ी क्रांति उभर करके सामने आएगी, और शायद हो सकता है कि हमारी सत्ता भी भारत से समाप्त हो जाए। तो इसी भय से उसने क्या किया, 1858 का भारत सरकार अधिनियम लाई। ब्रिटिश संसद कहें या ब्रिटिश क्राउन कहें, एक ही बात है। तो आइए अब देखते हैं कि इस अधिनियम में क्या क्या जो है बिंदु रखे गए। तो जो पहला बिंदु रखा गया वो ये था कि इस 1858 के भारत सरकार अधिनियम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। यानी अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी। अब शासन कौन करेगा भारत में? शासन करेगा ब्रिटिश संसद, शासन करेगी ब्रिटिश क्राउन। यानी अब जो भारत का शासन है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया, ब्रिटिश संसद के हाथों में आ गया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया इस 1858 के भारत सरकार अधिनियम में। पहली बात महत्वपूर्ण जो इस एक्ट से संबंधित है। दूसरी बात क्या की गई? दूसरी बात यह की गई, देखिए हमने पहले ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था
कि बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स बनाए गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। इसके बाद हमने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जाना था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, जिसमें 6 सदस्य होते थे और इसका जो अध्यक्ष होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, वो ब्रिटिश संसद की मंत्रिमंडल का ही एक सदस्य होता था। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इस अधिनियम में क्या किया गया कि इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पूरी तरीके से भंग कर दिया गया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब न तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और ना ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। अब क्या है, किसका सृजन किया गया इस एक्ट में? तो एक भारत सचिव का नया पद सृजित किया गया, एक नया पद सृजित किया गया भारत सचिव का। यह भारत सचिव कौन होता था? यह भारत सचिव ब्रिटिश संसद की ही मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, यह भारत सचिव। तो इस भारत सचिव के एक नए पद को सृजित किया गया 1858 के भारत सरकार अधिनियम में। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस एक्ट में भारत सचिव का नया पद सृजित किया गया था? तो वो एक्ट था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अब देखिए इस भारत सचिव की सहायता के लिए क्या क्या किया गया, क्या क्या प्रावधान किए गए। इस भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया, यानी एक भारतीय परिषद का गठन किया गया। उस भारतीय परिषद में 15 सदस्य होते थे कुल। अब उन सदस्यों को चुनता कौन था? इन 15 सदस्यों को तो देखिए बंटवारा था चुनने में। जो 8 सदस्य होते थे उनको ब्रिटिश सरकार चुनती थी, यानी ब्रिटिश संसद चुनती थी, क्राउन चुनता था 8 सदस्यों को, 15 में से 8 सदस्यों को। और जो 7 सदस्य होते थे वो चुने जाते थे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो निदेशक मंडल में जो सदस्य शामिल होते थे वो चुनते थे इन 7 सदस्यों को, भारतीय परिषद के इन 7 सदस्यों को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल में होते थे, वो चुनते थे इन 7 सदस्यों को। तो इस प्रकार से 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य जो है वो कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा चुने जाते थे इस भारतीय परिषद में। और यह भारतीय परिषद का काम क्या था? यह भारतीय परिषद जो है वो जो भारत सचिव का नया पद सृजित किया गया था, इसी भारत सचिव की सहायता करता था। अब देखिए और इन सदस्यों के लिए एक खास बात थी, ये जो 15 सदस्य होते थे, इन 15 सदस्यों के लिए एक शर्त रखी गई थी कि इन 15 सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष का भारत में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। यानी इसने कम से कम भारत में 10 वर्ष कार्य किया हो, कम से कम 10 वर्ष, वही जो है इस भारतीय परिषद में सदस्य हो सकता है, अन्यथा नहीं, वो सदस्य नहीं होगा जिसे कम से कम 10 वर्ष का भारत में कार्य करने का अनुभव नहीं है। तो ये बात भी जान लेते हैं। अब देखिए अगला बिंदु जानते हैं इस अधिनियम में क्या था। इस अधिनियम का जो अगला बिंदु था वो ये था कि भारत सचिव का नया पद बनाया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। अब इसका खर्चा कौन उठाएगा? इसका खर्चा उठाने के लिए भारत से ही कहा गया कि जो इसका खर्चा आएगा, भारत सचिव का खर्चा और जो उसके ऑफिस का खर्चा है, जो 15 सदस्य हैं भारतीय परिषद में, इन सबका खर्चा जो है वो भारत से ही होम चार्जेज के रूप में लिया जाने लगा। होम चार्जेज के रूप में भारत से ही इनका खर्चा लिया जाने लगा। तो ये थी अगला बिंदु 1858 का भारत सरकार अधिनियम के तहत। अब देखिए आगे क्या हुआ। इसमें जो और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अभी तक हमने देखा 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस एक्ट में क्या किया गया? इस एक्ट में किया यह गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, अब इसको भारत का गवर्नर जनरल ना कह करके भारत का वायसराय कहा जाने लगा। यानी अब गवर्नर जनरल जो भारत का होता था, अब वो भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और ये जो भारत का वायसराय होता था वो ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन करता था। यानी भारत में वो वायसराय शासन करेगा, लेकिन किसके प्रतिनिधि के रूप में? ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि के रूप में, ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में।
यानी ब्रिटिश क्राउन का वो प्रतिनिधि है, उसके रूप में अब शासन करेगा भारत का वायसराय भारत में। इसी क्रम में जो भारत के प्रथम वायसराय हुए हैं वो लॉर्ड कैनिंग हुए हैं। तो यहां से भी दो प्रश्न बन गए कि जब 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग ही होगा। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय यही लॉर्ड कैनिंग, चूंकि इसी को बना दिया गया वायसराय, अब भारत का गवर्नर जनरल पद हटा दिया गया। तो यहां से भी दो प्रश्न बन गए। तो इस प्रकार से हमने कई तथ्यों को देखा। सबसे पहले देखा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किस प्रकार से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर हमने 1833 के चार्टर एक्ट में देखा किस प्रकार से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहां पर 1858 के भारत सरकार अधिनियम में हमने देखा कि किस प्रकार से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। ये तथ्य हो गए 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में। एक बिंदु और याद रखेंगे इस एक्ट के तहत, इस एक्ट में यह किया गया कि जो मुगल सम्राट होते थे भारत में, अभी तक क्या था, मुगल सम्राट का एक पद होता था, हालांकि वैल्यू नहीं रहती थी, वैल्यू खत्म हो गई थी लगभग 1858 आते आते, लेकिन फिर भी एक पद होता था मुगल सम्राट का। इस मुगल सम्राट के भी पद को पूरी तरीके से 1858 के भारत सरकार अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि मुगल सम्राट के पद को अंतिम रूप से किस अधिनियम में समाप्त किया गया? तो वो था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में पढ़ लिए। अब 1858 के बाद जो महत्वपूर्ण एक्ट आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।